Hello everyone, this is your tutor from ETC Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to start the part number 2 of the Bioinformatics module 1. So let's start the topic. Here where the bioinformatics helps. So बायोइन्फॉर्मेटिक्स हमारी कहाँ कहाँ पे हेल्प करती है. सो फर्स्ट वन इज़ इन एक्सपेरिमेंटल मॉलिकुलर बायोलॉजी, इन जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, इन जनरेटिंग द बायोलॉजिकल डेटा, एनालिसिस ऑफ द जीन एंड द प्रोटीन एक्सप्रेशन, कंपैरिजन ऑफ द जीनोमिक डेटा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट ऑफ द इवोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग द बायोलॉजिकल पाथवे एंड नेटवर्क्स इन द सिस्टम बायोलॉजी, इन सिमुलेशन एंड मॉडलिंग ऑफ द DNA, RNA एंड द प्रोटीन. So this is the fields where the bioinformatics help. Now let's move further ahead with the application. So application is categorized into the structure analysis, sequence analysis and the function analysis. So structure analysis includes the nucleic acid structure prediction, protein structure prediction, protein structure classification, protein structure comparison, and sequence analysis includes the genome comparison, phylogeny, gene and promoter prediction, sequence database searching, sequence alignment, and function analysis includes the metabolic pathway modeling, gene expression profiling, protein interaction prediction, protein subcellular localization and the prediction. Let's move ahead with the limitation. So in many ways the role of the bioinformatics in genomic and molecular biology research can be linked to the role of intelligence gathering battlefield. हम लोग बहुत तरीके से जो रोल होता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जीनोमिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी रिसर्च में उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस गैदरिंग बैटलफील्ड होता है उसकी तरह. सो फर्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस इज़ क्लियरली वेरी इंपॉर्टेंट इन लीडिंग टू विक्ट्री इन अ बैटलफील्ड. इंटेलिजेंस जो होता है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी बैटलफील्ड में जीतना चाहते हैं. तो फाइटिंग अ बैटलफील्ड विदाउट इंटेलिजेंस इज़ इनएफिशिएंट एंड डेंजरस. किसी भी बैटलफील्ड को अगर आप बिना इंटेलिजेंस के साथ फाइट कर रहे हैं तो आप वो जो है बहुत ही ज़्यादा इनएफिशिएंट होता है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भी होता है. हैविंग द सुपीरियर इन्फॉर्मेशन एंड द करेक्ट इंटेलिजेंस हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द एनिमीज वीकनेस. अगर आपके पास बहुत अच्छी जानकारी है और करेक्ट इंटेलिजेंस है देन आप जो है अपने दुश्मन के वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. हाउएवर कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द इंटेलिजेंस इज ऑल्सो बी डेंजरस इफ द इंटेलिजेंस इज ऑफ द लिमिटेड एक्यूरेसी. लेकिन ये भी बात है कि अगर आप कंप्लीटली इंटेलिजेंस पे रिलाई कर रहे हैं, उसके भरोसे रह रहे हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि तब जब इंटेलिजेंस जो है उसमें एक्यूरेसी जो है लिमिटेड हो. बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड द एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी आर इंडिपेंडेंट बट कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़. जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजीज होती हैं ये दोनों एक दूसरे के इंडिपेंडेंट तो होती हैं लेकिन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं. बायोइन्फॉर्मेटिक्स डिपेंड्स ऑन द एक्सपेरिमेंटल साइंस टू प्रोड्यूस द रॉ डेटा फॉर द एनालिसिस. बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस पे डिपेंड करता है जिसकी वजह से वो रॉ डेटा को प्रोड्यूस करता है एनालिसिस के लिए. हाउएवर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रेडिक्शंस आर नॉट फॉर्मल प्रूफ ऑफ एनी कंसेप्ट. जबकि बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स का प्रेडिक्शन किसी भी कंसेप्ट का कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है. ये जो है सिर्फ डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंटल साइंस पे. So these are the limitation or the disadvantages of the bioinformatics. Let's move ahead with the impact. So impact of the bioinformatics. So first point is that in 1970s the Brook-Hassen National Laboratory established the protein data bank for achieving the 3-dimensional protein structure. 1970 में जो ब्रूक-हैसन नेशनल लेबोरेटरी थी उसने जो है प्रोटीन डेटा बैंक को बनाया था ताकि वो जो है प्रोटीन के 3-dimensional स्ट्रक्चर को अचीव कर पाए. फिर सेकेंड पॉइंट है द फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट एल्गोरिदम वाज डेवलप्ड बाय द नीडलमैन एंड वुंच इन 1970. जो फर्स्ट सीक्वेंस अलाइनमेंट था एल्गोरिदम का वो नीडलमैन एंड वुंच ने डेवलप किया था 1970 में. जो फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस प्रेडिक्शन एल्गोरिदम था उसको चाउ एंड फेजमैन ने डिस्कवर किया था इन 1974 में. फिर इन 1980 saw the establishment of the GenBank and the development of first database searching algorithms such as FASTA by the William Pearson and BLAST by the Stephen Earlschull and the co-workers. So 1980 में जो है GenBank का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. फिर इसमें जो है फर्स्ट डेटाबेस सर्चिंग एल्गोरिदम का भी डेवलपमेंट हुआ था. जैसे फास्टा को किसने डिस्कवर किया था, विलियम पियर्सन ने, और ब्लास्ट को स्टीफन अर्लस्टूल और co-workers ने. द स्टार्ट ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन द लेट 1980s प्रोवाइड्स अ मेजर बूस्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स. सो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1980 के लास्ट में स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ये जो है मेजर बूस्ट प्रोवाइड किया था बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिए. सो आई होप यू विल लाइक द वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग माय वीडियोस एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू सो मच.